हम लोग ने एक्सरसाइज थेरेपी में स्ट्रेचिंग में 2 लेक्चर कर लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 है ना वीडियो में। अब थर्ड आपका आज है पार्ट थर्ड। इसमें हम क्या कवर करेंगे, होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन है ना। होल्ड रिलैक्स कैसे करेंगे हम, एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन के साथ। द होल्ड रिलैक्स एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेचिंग टेक्निक्स कंबाइंस द HR मतलब होल्ड रिलैक्स एंड एगोनिस्ट प्रोसीजर, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीजर। द hold relax agonist contraction technique is also referred to as the slow reversal hold relax technique। ये जो आपकी hold relax टेक्निक होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लो रिवर्सल hold relax टेक्निक भी बोलते हैं। टू परफॉर्म द hold relax agonist contraction procedure move the limb to the point that tissue resistance is felt in the tight। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, मूव द लिम्ब, जो लिम्ब है उसको उस पॉइंट तक मूव करते हैं दैट टिश्यू रेजिस्टेंस इज फेल्ट, जहाँ पे टिश्यू रेजिस्टेंस हल्का सा फील होने लगे, इन द टाइट, जहाँ पर रेंज लिमिटेड होगी है ना। देन हैव द पेशेंट परफॉर्म रेजिस्टेड, पेशेंट क्या करेगा, हल्का सा रेजिस्टेंस लगाएगा। प्री स्ट्रेच आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेंज लिमिटिंग मसल फॉलोड बाई रिलैक्सेशन ऑफ दैट मसल एंड एन इमीडिएट कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल अपोजिट द टाइट मसल। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा उसका, टू स्ट्रेच नी फ्लेक्सर, नी फ्लेक्सर आपको स्ट्रेच करना है। एक्सटेंड द पेशेंट्स नी टू ए कंफर्टेबल पोजीशन, तो उसकी नी को एक कंफर्टेबल पोजीशन तक स्ट्रेच करेंगे। एंड देन हैव द पेशेंट परफॉर्म एन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द नी फ्लेक्सर। उसके बाद क्या होगा, पेशेंट परफॉर्म क्या करेगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द नी फ्लेक्सर अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट नी फ्लेक्सर क्या करेगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, 5 से 10 सेकेंड के लिए। टेल द पेशेंट टू रिलैक्स द नी फ्लेक्सर्स एंड देन एक्टिवली एक्सटेंड द नी एज फार एज पॉसिबल। फिर आप पेशेंट से क्या बोलेंगे, टू रिलैक्स द नी को रिलैक्स करिए एंड देन एक्टिवली एक्सटेंड, और अचानक से अपने आप एक्सटेंड करिए। द नी इज़ एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, जहाँ तक वो कर सकता है। होल्डिंग द न्यूली गेंड रेंज फॉर सेवरल सेकेंड्स, उसको क्या करना है, जो नई आपको रेंज मिलती है उसको कुछ देर तक होल्ड करके रखना है। प्रिकॉशंस फॉर स्ट्रेचिंग, क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं स्ट्रेचिंग में। जनरल प्रिकॉशंस क्या होंगे, डू नॉट पैसिवली फोर्स ए जॉइंट बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, मतलब किसी भी जॉइंट को उसके रेंज ऑफ मोशन से बियॉन्ड लेके नहीं जाना, मतलब ऐसा कोई फोर्स नहीं लगाना है जिससे रेंज ऑफ मोशन से ज़्यादा मूवमेंट हो। रिमेंबर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, आपको क्या करना है, रेंज ऑफ मोशन ध्यान में रखना है, क्योंकि हर इंडिविजुअल्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है रेंज ऑफ मोशन में। इन एडल्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ग्रेटर इन वुमेन देन इन मैन, एडल्ट केस में क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ग्रेटर इन वुमेन, वुमेन में क्या होगी, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ग्रेटर होती है देन इन मैन, मैन के कंपेरिजन में। व्हेन ट्रीटिंग ओल्डर एडल्ट्स बी अवेयर ऑफ एज रिलेटेड चेंजेस इन फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप किसी ओल्ड उस पर काम कर रहे हैं, किसी मतलब ओल्ड एज का पेशेंट है आपका, तो उस पर क्या करना, ध्यान रखना है, बी अवेयर ऑफ एज रिलेटेड चेंजेस इन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपको वहाँ ध्यान रखना है कोई एज रिलेटेड चेंजेस तो नहीं आए हुए हैं फ्लेक्सिबिलिटी में। यूज़ एक्स्ट्रा कॉशन इन पेशेंट्स विद नोन और सस्पेक्टेड ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू डिजीज, जहाँ पे आपको पता है पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या आपको डाउट है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस है ड्यू टू डिजीज, किसी डिजीज़ की वजह से। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, या पेशेंट किसी प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, या प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ स्टेरॉइड, तो वहाँ पे क्या करना है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके आपको काम करना है। प्रोटेक्ट न्यूली यूनाइटेड फ्रैक्चर्स, कोई अगर ताज़ा फ्रेश फ्रैक्चर हुआ है जो जुड़ा है अभी, तो वहाँ पे आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जुड़ तो जाता है पर उसमें पूरी तरह से स्ट्रेंथ उस समय नहीं होती है। बी सर्टेन देयर इज़ अप्रोप्रिएट स्टेबलाइजेशन between the fracture site and the joint in which the motion take place। Avoid vigorous stretching of muscles, ठीक है, आपको अवॉइड करना है क्या, मसल स्ट्रेचिंग जो विगरसली कराते हैं उसको अवॉइड करना है। एंड कनेक्टिव टिश्यू दैट हैव बीन इमोबिलाइज्ड
फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत लंबे समय से इमोबिलाइज्ड है कनेक्टिव टिश्यू या मसल्स, उसकी आपको एक्सरसाइज जो है या स्ट्रेचिंग जो करानी है बहुत विग्रस नहीं करानी है। कनेक्टिव टिश्यू सच एज टेंडन एंड लिगामेंट लूज देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ आफ्टर प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। कनेक्टिव टिश्यू जैसे आपके टेंडन लिगामेंट होते हैं, क्या करते हैं, उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन। बहुत समय तक वो बंधे रहने की वजह से, इमोबिलाइज रहने की वजह से उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ वो कम हो जाती है। हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स tend to cause more trauma and resulting weakness of soft tissue than low intensity long duration stretch. हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेचिंग में क्या होगा, प्रोसीजर्स में टेंड टू कॉज मोर ट्रामा, है ना। हाई इंटेंसिटी अगर आप वो दे रहे हो स्ट्रेचिंग तो वहाँ पे ट्रामा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड रिजल्टिंग वीकनेस, और वहाँ पे वीकनेस आ सकती है ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। देन लो इंटेंसिटी लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रेच, अगर आप लो इंटेंसिटी लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रेच देते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा पेशेंट के लिए। प्रोग्रेस द डोजेस इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी of stretching interventions gradually to minimize soft tissue trauma and post-exercise muscle soreness. If a patient experience joint pain, अगर पेशेंट जॉइंट पेन का उसको फील हो रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, और मसल सोरनेस या किसी तरह की मसल सोरनेस लग रही है लास्टिंग मोर देन 24 आवर्स, जो कि 24 घंटे से ज़्यादा अगर मौजूद है स्ट्रेचिंग करने के बाद, टू मच फोर्स हैज़ बीन यूज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग, या अगर बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ किया गया है स्ट्रेचिंग के समय, कॉजिंग एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, तो क्या होगा उसकी वजह से एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। दिस इन टर्न कॉजेज इंक्रीज स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। पेशेंट शुड एक्सपीरियंस नो मोर रेजिडुअल डिस्कम्फर्ट दैन ए ट्रांजिटरी फीलिंग ऑफ टेंडनेस, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं फील करेगा, है ना, देन ट्रांजिटरी फीलिंग ऑफ टेंडरनेस। अवॉइड स्ट्रेचिंग इडेमेटस टिश्यू एज इट इज़ मोर ससेप्टेबल टू इंजरी देन नॉर्मल टिश्यू। कंटिन्यूड इरिटेशन ऑफ इडेमेटस टिश्यू यूजुअली कॉजेज इंक्रीज पेन एंड एडिमा। अवॉइड ओवर स्ट्रेचिंग वीक मसल्स, वीक मसल्स हैं उनकी ओवर स्ट्रेचिंग को अवॉइड करेंगे, पर्टिकुलरली दोज दैट सपोर्ट बॉडी स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू ग्रेविटी। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल प्लेन्स। ठीक है, आपकी स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल प्लेन के। सबसे पहले बात करते हैं अपर लिम्ब स्ट्रेचिंग। फ्लेक्जन ऑफ द शोल्डर, टू इंक्रीज फ्लेक्जन ऑफ द शोल्डर टू स्ट्रेच शोल्डर एक्सटेंसर। ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा। फ्लेक्जन ऑफ द शोल्डर, अगर आपको इंक्रीज़ क्या करना है, फ्लेक्जन करना है शोल्डर का, तो आप स्ट्रेच क्या करेंगे, एक्सटेंसर्स को। ठीक है, अगर आपको शोल्डर फ्लेक्सर को स्ट्रेच करना है तो आप उसके लिए मतलब उसका एक्सटेंशन आपको इंक्रीज़ करना है, सॉरी फ्लेक्जन इंक्रीज़ करना है, तो वहाँ स्ट्रेच आपको करना पड़ेगा शोल्डर एक्सटेंसर्स को। हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर, हैंड प्लेसमेंट क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, ग्रास्प द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस। ठीक है, क्या करना है, ग्रास्प करना है क्या, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस जस्ट अबव द एल्बो। स्टेबलाइज द एक्सिलरी बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला टू स्ट्रेच द टीरिस मेजर, और स्टेबलाइज द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरैक्स एंड सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पेल्विस टू स्ट्रेच द लैटिसिमस डोर्साई। Move the patient's arm into full shoulder flexion to elongate the shoulder extensor। क्या करना है, मूव करना है पेशेंट्स के आर्म को इन फुल शोल्डर फ्लेक्जन, पूरे शोल्डर फ्लेक्जन के लिए मूव करना है, टू इलोंगेट द शोल्डर एक्सटेंसर, शोल्डर एक्सटेंसर को इलोंगेट करने के लिए फुल मूवमेंट करना है। हैंड प्लेसमेंट स्लैवेशन ऑफ द स्कैपुला टू स्ट्रेच टीरिस मेजर एंड इंक्रीज शोल्डर फ्लेक्जन। हैंड प्लेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेल्विस टू स्ट्रेच द लैटिसिमस डोर्साई इंक्रीज शोल्डर फ्लेक्जन। ये डायग्राम में दिया है, पहले में क्या है, हैंड प्लेसमेंट स्टेबलाइजेशन किसके लिए, स्कैपुला पे है, टू स्ट्रेच द टीरिस मेजर इंक्रीज शोल्डर फ्लेक्जन। ठीक है, टीरिस मेजर का स्ट्रेच अगर करना है
तो प्लेसमेंट इस तरह से होगा। और सेकंड देखिए, हैंड प्लेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेल्विस टू स्ट्रेच द लेटस्मेंट डोर्साई। अगर लेटस्मेंट डोर्साई का आपको स्ट्रेच करना है तो उसमें प्लेसमेंट आपका इस तरह से होगा। नेक्स्ट आता है एबडक्शन ऑफ द शोल्डर, टू इंक्रीज एबडक्शन ऑफ द शोल्डर टू स्ट्रेच द एडक्टर्स। ठीक है, अगर आपको एबडक्शन बढ़ाना है, मतलब इंक्रीज करना है एबडक्शन ऑफ द शोल्डर, तो आपको स्ट्रेच क्या करना होगा, एडक्टर्स को। हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर्स विद द एल्बो फ्लेक्स्ड टू 90 डिग्री, एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स कर देंगे। ग्रास्प द डिस्टल ह्यूमरस, डिस्टल ह्यूमरस को ग्रास्प करेंगे, पकड़ेंगे। स्टेबलाइज द एक्सिलरी बॉर्डर, और एक्सिलरी बॉर्डर जो होगा उसको स्टेबलाइज करेंगे ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला के। मूव द पेशेंट इनटू फुल शोल्डर एबडक्शन, पेशेंट को क्या करेंगे, फुल शोल्डर एबडक्शन में ले जाएंगे टू लेंथन द एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर। ठीक है, हैंड प्लेसमेंट स्लेशन ऑफ द शोल्डर फॉर द स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स टू इंक्रीज शोल्डर एबडक्शन। ठीक है, ये आपका होगा डायग्राम के हिसाब से, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर, टू इंक्रीज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर। तो शोल्डर के हाइपर एक्सटेंशन को कैसे बढ़ाएंगे, टू स्ट्रेच शोल्डर फ्लेक्सर। तो वहाँ पे आपको शोल्डर फ्लेक्सर को स्ट्रेच करना पड़ेगा, और जिसका जो मूवमेंट आपको बढ़ाना है उसके अपोजिट जो है वो स्ट्रेचिंग देनी होगी। पेशेंट पोजीशन क्या होगी, प्लेस द पेशेंट इन ए प्रोन पोजीशन, पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन में लिटा देंगे। हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर, हैंड प्लेसमेंट क्या होगा, सपोर्ट द फोर आर्म एंड ग्रास्प द डिस्टल ह्यूमरस, सपोर्ट द फोर आर्म को सपोर्ट करेंगे और ग्रास्प क्या करेंगे, डिस्टल ह्यूमरस को। स्टेबलाइज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्कैपुला, और स्कैपुला के पोस्टीरियर एस्पेक्ट को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। टू प्रिवेंट सब्सटीट्यूट मूवमेंट, प्रिवेंट करने के लिए सब्सटीट्यूट मूवमेंट को, है ना। मूव द पेशेंट्स आर्म इनटू फुल हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर टू एलोंगेट द शोल्डर फ्लेक्सर। पेशेंट की आर्म को क्या करेंगे, फुल हाइपर एक्सटेंशन में मूव करेंगे, जिससे कि उसकी जो हाइपर एक्सटेंशन है शोल्डर का वो इलोंगेट हो जाए। एडक्शन ऑफ द शोल्डर क्या होगा, टू इंक्रीज एडक्शन ऑफ द शोल्डर। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एडक्शन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू स्ट्रेच द एबडक्टर्स। तो एबडक्टर्स को आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा अगर एडक्शन बढ़ाना है। इट इज़ रेयर व्हेन ए पेशेंट इज अनेबल टू एडक्ट द शोल्डर फुली टू जीरो। ये रेयर है व्हेन ए पेशेंट इज अनेबल टू एडक्ट द शोल्डर फुली टू जीरो। सो द अपर आर्म इज एट द पेशेंट साइड। Even if a patient has worn an abduction splint after a soft tissue or joint injury of the shoulder, when he or she is upright, the constant pull of gravity elongates the shoulder abductors, so the patient can adduct to a neutral position. Next आता है external rotation of the shoulder. To increase external rotation of the shoulder, स्ट्रेच द इंटरनल रोटेटर। अगर आपको एक्सटर्नल रोटेशन को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे इंटरनल रोटेशन को, इंटरनल रोटेटर्स को। हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर्स, आपका हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होगा, एबडक्ट द शोल्डर टू ए कंफर्टेबल पोजीशन, इनिशियली 30 और 45 एंड लेटर टू 90 इफ द ग्लिनोह्यूमरल इन्वॉल्वमेंट है। अगर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट आपका स्टेबल है तो उसको करेंगे। और प्लेस द आर्म एट द पेशेंट साइड, जो आर्म होगा वो कहाँ होगा, पेशेंट साइड होगा। फ्लेक्स द एल्बो टू 90, एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स कर देंगे। सो द फोर आर्म कैन बी यूज एज ए लीवर, जिससे कि फोर आर्म आपका लीवर की तरह यूज़ करेंगे। ग्रास्प द वोलर सरफेस ऑफ द मिड फोर आर्म विद वन हैंड, ग्रास्प द वोलर सरफेस ऑफ द मिड फोर आर्म विद वन हैंड। Stabilization of the scapula is provided by the table on which the patient is lying. Stabilization कैसे देंगे स्कैपुला का, provided by the table, जिस पर पेशेंट लेटा हुआ है उससे उसको स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। Externally rotate the patient's shoulder by moving the patient's forearm closer to the table. Externally rotate the patient's shoulder
पेशेंट शोल्डर को एक्सटर्नली रोटेट करेंगे बाय मूविंग द पेशेंट फोर आर्म क्लोजर टू द टेबल। दिस फुली लेंथन द इंटरनल रोटेटर्स। क्या करेगा? फुली लेंथन करेगा किसको? इंटरनल रोटेटर्स को। इसमें शोल्डर पोजीशन क्या होगी? स्लाइटली एबडक्टेड एंड फ्लेक्स्ड एंड प्लेसमेंट एट द मिड to proximal forearm to increase external rotation of the shoulder. A folded towel is placed under the distal humerus to maintain the shoulder is slight flexion. The table stabilizes the scapula. Internal rotation of the shoulder कैसे होगा? To increase internal rotation of the shoulder, stretch the external rotators. Hand placement and procedures. Abduct the shoulder to a comfortable position that allow internal rotation to occur without the thorax blocking the motion. Initially to 45 and eventually to 90 degree. Flex the elbow to 90 so the forearm can be used as a lever. एल्बो को 90 डिग्री पर फिक्स करना है जिससे कि फोर आर्म आपका यूज़ होगा लीवर की तरह। ग्रास्प द डोर्सल सरफेस ऑफ द मिड फोर आर्म विद वन हैंड। डोर्सल सरफेस जो होगा मिड फोर आर्म का उसको ग्रास्प करेंगे एक हाथ से। एंड स्टेबलाइज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर। और स्टेबलाइज करेंगे एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर को। एंड सपोर्ट द एल्बो विद योर अदर फोर आर्म एंड हैंड। मूव द पेशेंट्स आर्म इनटू इंटरनल रोटेशन टू लेंथन द एक्सटर्नल रोटेटर्स ऑफ द शोल्डर। Hand placement and stabilization of the shoulder to increase internal rotation of the shoulder. Hand placement क्या होगा? Stabilization of the shoulder क्या होगा? To increase internal rotation of the shoulder. ठीक है, ये फोटो में इमेज में आप देख लीजिए। Horizontal abduction of the shoulder. Horizontal abduction कैसे करेंगे? To increase horizontal abduction of the shoulder, stretch the pectoralis major. Horizontal abduction अगर आपको करना है तो उसकी रेंज बढ़ानी है तो स्ट्रेच क्या करेंगे? पेक्टोरलिस मेजर को। पेशेंट पोजीशन क्या होगी? टू रीच फुल हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन इन द सुपाइन पोजीशन। द पेशेंट शोल्डर मस्ट बी एट एज ऑफ द टेबल। बिगिन विद द शोल्डर इन 60 to 90 ऑफ एब्डक्शन। द पेशेंट्स एल्बो में ऑल्सो बी फ्लेक्स्ड। हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर क्या होगा? ग्रास्प द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस। एंटीरियर एस्पेक्ट होगा जो डिस्टल ह्यूमरस को, उसको ग्रास्प करेंगे, पकड़ेंगे। स्टेबलाइज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर। स्टेबलाइज करेंगे एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर को। मूव द पेशेंट्स आर्म बिलो द एज ऑफ द टेबल इनटू फुल हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन टू स्ट्रेच द हॉरिजॉन्टल एडेक्टर्स। द एल्बो एंड फोर आर्म स्पेशल कंसिडरेशन। एल्बो फोर आर्म में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना? सेवरल मसल्स दैट क्रॉसेस द एल्बो। बहुत सारी मसल्स हैं जो एल्बो को क्रॉस करती हैं, सच एज द बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड द ब्रेकियोरेडियलिस ऑल्सो इन्फ्लुएंस सुपिनेशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ द फोर आर्म। देयरफॉर व्हेन स्ट्रेचिंग द एल्बो फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स द टेक्निक शुड बी परफॉर्म्ड विद द फोर आर्म प्रोनेटेड एज वेल एज सुपिनेटेड। एल्बो एक्सटेंशन कैसे होगा? टू इंक्रीज एल्बो एक्सटेंशन टू स्ट्रेच द एल्बो फ्लेक्सर्स। अगर एल्बो एक्सटेंशन आपको बढ़ाना है तो आपको क्या स्ट्रेच करना पड़ेगा? एल्बो फ्लेक्सर को। जैसा बताया मैंने, स्ट्रेचिंग में हमेशा ही अपोजिट मसल को स्ट्रेच करते हैं। हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर क्या होगा? ग्रास्प द डिस्टल फोर आर्म विद द अपर आर्म एट द पेशेंट साइड, सपोर्टेड ऑन द टेबल। स्टेबलाइज द स्कैपुला एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल ह्यूमरस। Extend the elbow just past the point of tissue resistance to lengthen the elbow flexure. इसमें हैंड प्लेसमेंट क्या होगा? And stabilization of the scapula and proximal humerus for stretching procedure to increase elbow extension. Next आता है elbow flexion. To increase elbow flexion, stretch the one joint elbow extensor. अगर एल्बो फ्लेक्शन आपको बनाना है तो क्या करना है? स्ट्रेच द वन जॉइंट एल्बो एक्सटेंसर, है ना। हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या होगा? ग्रास्प द डिस्टल फोर आर्म
just proximal to the wrist. With the arm at the patient's side, supported on the table, stabilize the proximal humerus. Flex the patient's elbow just past the point of tissue resistance to lengthen the elbow extensor. To increase elbow flexion with the shoulder flexed, stretch the long head of the tricep. अगर आपको एल्बो फ्लेक्शन बढ़ाना है शोल्डर फ्लेक्शन की पोजीशन में तो स्ट्रेच द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, तो आपको लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स का स्ट्रेचिंग करनी होगी। नेक्स्ट आता है आपका रिस्ट एक्सटेंशन। टू इंक्रीज रिस्ट एक्सटेंशन, हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर। अगर रिस्ट एक्सटेंशन बढ़ाना है तो क्या हैंड पोजीशन होगी, प्लेसमेंट होगा। प्रोनेट द फोरआर्म और प्लेस इट in mid position and grasp the patient at the palmar aspect of the hand. If there is a severe wrist flexion contraction, it may be necessary to place the patient's hand over the edge of the treatment table. ठीक है, the patient at the palmar aspect of the hand, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ सीवियर रिस्ट फ्लेक्शन, अगर मान लीजिए वहाँ पर ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चर हो गया है रिस्ट में, सीवियर कॉन्ट्रेक्चर, तो इट मे बी नेसेसरी टू प्लेस द पेशेंट्स हैंड, ये ज़रूरी होता है कि पेशेंट्स के हाथ को आपको ओवर द एज ऑफ द ट्रीटमेंट टेबल, तो एज ऑफ द टेबल जो होता है वहाँ पे रखना होगा। स्टेबलाइज द फोर आर्म अगेंस्ट द टेबल, आप क्या करना है, फोर आर्म को स्टेबलाइज करना है अगेंस्ट द टेबल। टू लेंथन द रिस्ट फ्लेक्सर, एक्सटेंड द पेशेंट्स रिस्ट अलाउइंग द फिंगर टू फ्लेक्स पैसिवली। टू लेंथन द रिस्ट फ्लेक्सर, extend the patient's wrist allowing the finger to flex passively. नेक्स्ट आता है रेडियल डेविएशन। टू इंक्रीज रेडियल डेविएशन क्या करना पड़ेगा, हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर क्या होगा, ग्रास्प द अल्नार एस्पेक्ट ऑफ द हैंड along the fifth metacarpal, hold the wrist in mid position, stabilize the forearm, radially deviated the wrist to lengthen the ulnar deviators of the wrist. नेक्स्ट आता है अल्नार डेविएशन। टू इंक्रीज द अल्नार डेविएशन, हैंड प्लेसमेंट एंड प्रोसीजर्स, grasp the radial aspect of the hand along the second metacarpal, not the thumb. Stabilize the forearm, deviate the wrist ulnarly to lengthen the radial deviators. The digits special considerations क्या क्या होंगे, the complexity of the relationship among the joint structures and the intrinsic and multi-joint extrinsic muscles of the digits require careful examination and evaluation of the factors that contribute to loss of function in the hand because of limitation of motion. The therapist must determine if a limitation is from restriction of joint, decreased muscle flexibility or adhesion of tendon or ligaments. The digits should always be stretched individually, not simultaneously. जो digits होंगी उनको हमेशा आपको individually stretch करना होगा, simultaneously एक साथ नहीं कर सकते। If an extrinsic muscle limits motion, lengthen it over one joint with stabilization the other joint. Then hold the lengthened position and stretch it over the second joint and so forth until normal length is obtained. As noted in chapter 3, begin that portion with the most distal joint to minimize shearing and compressive stresses to the surfaces of all small joints of the digit. A specific method of intervention for dealing with adhesions of tendons are described in chapter 19. ठीक है, ये बुक के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका CMC जॉइंट ऑफ द थंब। टू इंक्रीज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन ऑफ द कार्पोमेटाकार्पल CMC जॉइंट ऑफ द थंब। हैंड प्लेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होंगे, स्टेबलाइज द ट्रेपीजियम विद योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ग्रास्प द फर्स्ट मेटाकार्पल नॉट द फर्स्ट phalanx with your other thumb and index finger, move the first metacarpal in the desired direction to increase CMC flexion, extension and
एबडक्शन और एंड एडक्शन। नेक्स्ट आता है MCP जॉइंट ऑफ द डिजिट टू इंक्रीज फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन और एडक्शन ऑफ द MCP जॉइंट ऑफ द डिजिट्स। हैंड प्लेसमेंट क्या होगा, प्रोसीजर्स क्या होगा, स्टेबलाइज द मेटाकार्पल विद योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर, grasp the proximal phalanx with your other thumb and index finger, keep the wrist in mid position, move the MCP joint in the desired direction for a stretch, allow the interphalangeal joint to flex or extend passively। फिर आता है PIP एंड DIP जॉइंट टू इंक्रीज फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉक्सिमल PIP एंड डिस्टल DIP इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। हैंड प्लेसमेंट क्या होगा, ग्रास्प द मिडिल और डिस्टल फेरिंग्स with your thumb and finger, stabilize the proximal or middle phalanx with your other thumb and finger, move the PIP or DIP joint in the desired direction for stretch। Stretching specific extrinsic and intrinsic muscles of the fingers, elongation of extrinsic and intrinsic muscles of the hand is described in chapter 3। ये भी आपका बुक के उसके बारे में दिया हुआ है। टू स्ट्रेच दीज मसल्स बियॉन्ड देयर अवेलेबल रेंज द सेम हैंड प्लेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन आर यूज्ड एज विद पैसिव रेंज ऑफ मोशन। द ओनली डिफरेंस इन टेक्निक्स इज दैट द थेरेपिस्ट मूव ईच सेगमेंट इनटू द स्ट्रेच रेंज। ठीक है, अब इसके बाद लोअर लिम्ब स्टार्ट हो रहा है, तो लोअर लिम्ब अभी काफ़ी इसमें बचा हुआ है। तो ये आपका पार्ट 4 भी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ बचा हुआ है, जिसको पार्ट 4 में कवर कर देंगे। स्ट्रेचिंग का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया। अब इसके बाद पार्ट 4 बनाएंगे, उसमें सारा टॉपिक ये कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए इसको क्लास कवर करते हैं।